या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में सीएमए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स के टैबलेट्स में। आज है टैबलेट नंबर 3, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे 10 कवर होंगे, वैसे ऑलरेडी 2 टैबलेट हम आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 16। अब ये बड़ा ही देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, और यस इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको आईक्यू बोलते हैं ना, आईक्यू का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हमें बोला कि ग्रेटर नंबर, तो एक वर्ड तो हमारा जो है यहाँ पे वो ग्रेटर नंबर, ध्यान रखना है आपको। दूसरा टू नंबर्स, 2 नंबर में से, और जिनका अर्थमेटिक मीन 34 हो और ज्योमेट्रिक मीन 16 हो। ठीक है। अब सर अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? सर अर्थमेटिक मीन का मतलब है समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? अब ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ डिपेंड करता है कितनी वैल्यूज का है। वैसे तो होता है जितनी भी वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लाई करो और उतने टाइम्स रूट कर दो, ये होता है। तो हमें बोला 2 वैल्यू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 वैल्यू है ए एंड बी, तो इसका अंडर रूट ये है बेसिकली, राइट। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि समेशन एक्स मतलब वैल्यूज का टोटल। ठीक है, ओके। अब मेरे पास में सर मीन दे रखा है, या फिर मैं चलो इसको ये बार हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मीन दे रखा है 34, समेशन एक्स मुझे पता नहीं, एन दे रखा है 2, तो इसका मतलब समेशन एक्स आ गया सर 68, राइट। इधर सर मुझे वैल्यूज नहीं दे रखी, मुझे ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है सर? 16 दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, a इंटू बी का रूट। ठीक है, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 16 स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। 16 स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब वहां से मैंने अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर कर दिया। बोलो, लिख सकता हूं? यस। तो कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर फटाफट करके दो। 256, तो 256 इक्वल टू ए इंटू बी, और यहाँ पे समेशन एक्स का मतलब क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू 68। लीजिए इतनी चीजें हमें निकल के आ गई। मतलब हमें ऐसी 2 वैल्यू चाहिए जिनका टोटल जो है वो तो 68 हो, ठीक है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 256 हो। अगर ऐसी वैल्यू आपको मिल जाती है तो बस वो आपका फाइनल आंसर है। अब सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। ठीक है, पर हाँ आपके लिए उसको ढूंढना थोड़ा टफ हो सकता है कि सर ऐसे कैसे। जैसे 30, मान लीजिए 68 है, मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ और समझाता हूँ। 68 है, तो मैंने कहा 60 और 8 हो सकता है सर, तो ठीक है 60 और 8 मिला के तो 68 हो रहा है, पर क्या 60 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 256 आ रहा है? नहीं सर, वो तो 480 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब सर ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन, और एग्जाम में हम कितने कॉम्बिनेशन भिड़ाएंगे। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसका दूसरा सॉल्यूशन। कैसे, मतलब कैसे करना है, सॉल्यूशन तो वही है, करना कैसे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 4। ठीक है, तो अगर मुझे, मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू, तो भाई इनमें से एक तो वैल्यू सही है। अगर मेरी एक वैल्यू है 4, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 64। भाई एक वैल्यू है 4, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? 64, राइट। तभी तो मेरा टोटल 68 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साथ ही साथ, टोटल तो 68 हो गया, एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो 64 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो ये 256 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो फाइनल हो गया है कि मेरी वैल्यू 4 और 64 है। यहां तक तो बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इसमें भी तो कर सकते थे। देखो अगर मेरी एक वैल्यू 256 है, ठीक है, तो ये तो वही से गलत हो गया, क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू 68 ही होना चाहिए, 256 तो वैसे ही गलत हो गया, राइट। a प्लस बी इक्वल्स टू 68, तो सर 68 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि इसका टोटल 68 हो तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 0। अब दूसरी वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा, पर मुझे चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 256 आए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ कि 64, तो 64 और 4, सर ये 68 हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई भी 256 हो रहा है, तो इस हिसाब से तो सर ए और डी दोनों सही हुए। रुको, हमने अभी तक क्वेश्चंस
पे क्या पूछा है उसकी बात नहीं करी, अभी तक हमने ये बात करी कि ये दो वैल्यू क्या है, ए और बी क्या है। तो सर ए और बी तो मतलब यहाँ पे भी 4 और 64 आ रहा है, यहाँ पे भी 64 और 4 आ रहा है, बात तो वही है भाई, बात तो वही है ना। चाहे मैं ए ऑप्शन से निकालूं तो भी 464 आ रहा है, और बी ऑप्शन से निकालूं तो 64 4 आ रहा है, बात तो वही है। इसका मतलब हमारी जो ए और बी की वैल्यू है वो तो हमें पता चल गई कि ए मान लेते हैं 64 है तो बी मान लीजिए 4 है, या रिवर्स कर लीजिए कि ए 4 है तो बी 64 है, कैसे भी ले लो। अब हमसे पूछा क्या था, हमारा आंसर क्या होगा, तो हमसे पूछा सर ये गया था कि ग्रेटर नंबर, क्या पूछा था, ग्रेटर नंबर बताइए, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। वैल्यूज आपकी सही है कि 4 और 64 है दोनों, पर पूछा क्या है, तो पूछा ग्रेटर है तो ग्रेटर ले लो, स्मॉल पूछा होता है स्मॉल ले लेते हैं, राइट। चलिए दूसरा आ जाइए, ये देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अगेन वही आ गया, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 6.5 एंड 6, तो वो दो नंबर बताओ। अब इस बार एक नहीं पूछा, दोनों नंबर पूछ लिए, पहले क्वेश्चन में सिर्फ बड़ा वाला नंबर पूछा था, इस बार दोनों पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है उससे भी आसान है, ये क्वेश्चन ऊपर वाले से भी आसान है। कैसे, देखिए जैसे ही आपको पता चला कि अर्थमेटिक मीन जो है दो नंबर का वो 6.5 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2 समेशन एक्स, तो इसका मतलब हो गया सर समेशन एक्स का टोटल 13 है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है, सिंपल जैसे ऊपर किया वैसे ही, कि सर अगर मीन 6.5 है और दो वैल्यूज है तो टोटल उनका 13 होगा। इधर लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन इनटू इक्वल्स टू ए इंटू बी का रूट। सर ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है 6, ए इंटू बी हमें पता नहीं, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि a इंटू बी 36 होना चाहिए, राइट। अगेन हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका टोटल तो कितना हो 13 और जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 36। अब आपके पास तो दो दो वैल्यू दे रखी है, फटाफट करते जाओ देखते जाओ। तो सर टोटल तो सबका ही 13 है, अगर आप ध्यान देंगे तो सबका ही टोटल 13 है, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे बनाए कि सबका टोटल 13 है, तो ठीक है। पर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा 36, तो मल्टीप्लाई देख लो किसका 36 है। सर ये 42 होता है, ठीक है, ये 30 होता है, ये 36 होता है और ये 40 होता है। तो टोटल तो समझ में आ गया कि 13 13 13 है, पर मल्टीप्लाई 36 नहीं है ना, तो आंसर हो गया बी जिसका मल्टीप्लाई 36 है। समझ गए, तो दोनों क्राइटेरिया देख लेने हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सर एम जीएम और एचएम में रिलेशन बताइए। देखिए एम जीएम और एचएम में रिलेशन ये होता है कि अब ये तो सीधा फॉर्मूला है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं वैसे, बाकी आप करके देख सकते हैं इसको। ऐसा है कि ये तो मैंने क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको डिटेल में नहीं पता तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक वैल्यू ले लीजिए 2 3 5, ठीक है, इस वैल्यू का आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लीजिए और हार्मोनिक मीन भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जो ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर करने पे अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लाई निकल के आता है। मतलब कि हमारी जो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे है ये ओके है, जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम, ये रिलेशन अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, और समझना हो प्रैक्टिकली तो ये एक मैंने एग्जांपल लिखा है, इसके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल के देख लो तो अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर इनमें से कौन सा मीन है जो स्पीड और वेलोसिटी निकालने को काम आता है। ये हमारे लास्ट बुलेट में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक, ठीक है, कि सर मीन 3 ही है, ये यहीं पे लिख देता हूँ। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सिंपल एवरेज निकालने को काम आता है, जैसे कि वेट हाइट, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो रेशियो, ट्रेंड, प्रोपोर्शन, ग्रोथ रेट, ये निकालने को काम आता है। हार्मोनिक मीन जो है वो स्पीड और वेलोसिटी इस तरीके से निकालने को काम आता है। हमें पूछा है कि सर स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज निकालने के लिए कौन सा मीन काम में आता है, तो आपके पास सामने सीधा सीधा आंसर है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन स्पीड और वेलोसिटी के एवरेज करने को काम आता है, राइट। चलिए अभी देखिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर एक एरोप्लेन है जो फ्लाई करता है ए टू बी, मतलब ए शहर से दूसरे बी शहर तक फ्लाई करता है, ठीक है। यस, ये सर ये ए टू बी फ्लाई करता है
और वापस बी टू ए फ्लाई करता है। तो जब ये ए से बी शहर जा रहा होता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब ये वापस आ रहा होता है तो इसकी स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा गया है कि सर एवरेज स्पीड बताओ। आपको क्या पूछा है? एवरेज स्पीड बताओ। अब आप गलती क्या कर सकते हैं एग्जाम में, सर एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है तो अभी लो 500 प्लस 700, ठीक है, 500 प्लस 700 डिवाइड बाय 2, ऐसा कर देंगे आप। पर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंपल मीन थोड़ी है। जैसे ही स्पीड का पॉइंट आ गया आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n अपॉन 1 प्लस x1 और 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2, ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे वैल्यू कितनी आपके पास, दो ही है वैल्यू तो, ठीक है। और 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700, इसको सोल्व कर लेना है आपको, ठीक है। कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। आपको क्या करना है कैलकुलेटर में, 1 अपॉन 500 फिर m प्लस 1 अपॉन 700 फिर m प्लस और फिर MRC कर देना है। जब आप ये कर दोगे तो आपके पास ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना, ये निकल के आ जाएगी, इसका टोटल आ जाएगा। अब आपको चाहिए कि इस टोटल को मैं 2 में भाग दे दूं, मतलब 2 को इससे डिवाइड कर दूं। तो आप सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, मैंने बताया हुआ क्लास में कि डिवाइड इक्वल्स टू इनटू, ये 3 वैल्यू दबाएंगे आप, डिवाइड इक्वल्स टू इनटू, और ये तीनों वैल्यू दबाने के बाद में आप करेंगे 2, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है 2, और डिवाइड और इक्वल्स टू कर देंगे, 2 के बाद इक्वल्स टू कर देंगे। फटाफट कर लो। तो आपका आंसर आई थिंक आएगा 583.33, ठीक है। आंसर आ जाएगा 583.33, 1 अपॉन 500 ठीक है, 583.33 ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। आप ये सोच के जाओ कि सारे प्रैक्टिकल आएंगे मैं कैलकुलेट कर दूंगा, नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए रेडी रहना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। सर इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लास, बताइए मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लास, ओपन एंड क्लास हो तो चलेगा, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। या फिर ओपन एंडेड क्लास में कौन सी चीजें बेटर है, कौन सा मेजरमेंट बेटर है, ये क्वेश्चन है आपका। सर ओपन एंड का मतलब क्या है पहले ये बताओ। देखो बेटा, ओपन एंड का मतलब क्या है वो अगर समझ लिया तो फिर तो ये क्वेश्चन हो गया, पर अगर वो नहीं पता तो फिर दिक्कत है। आपने ऐसा देखा है जैसे क्वेश्चन हो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ठीक है, ये ओपन एंड हो सकता है। या फिर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो दूसरे टाइप में, ठीक है, ये ओपन एंड होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 एंड अबो, ठीक है। 30 एंड अबो, तो सर 30 एंड अबो तो कितना भी हो सकता है, 30 एंड अबो, 30 एंड अबो तो कितना भी हो सकता है, मतलब वो 40 तक हो सकता है, 50 तक हो सकता है, वो तो हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए 30 से 40 ले लेते हैं, बाकी होने को तो कितना भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओपन एंड, ठीक है। अब अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मुझे 30 से 40 लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं मीन कैलकुलेट नहीं कर सकता। बताओ कर सकता हूं क्या? जब तक मैं 30 से 40 नहीं लिखूंगा तब तक मिड वैल्यू नहीं आएगी, और जब तक मिड वैल्यू नहीं आएगी तो मैं मीन कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मीन कैलकुलेट कर पाऊं, राइट। तो सर मैं मीन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकता ओपन एंड क्लास में। जब मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो मीन से ही निकलता है, राइट। हाँ, पर मीडियन कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि मीडियन को वैल्यू के छोटे बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, वो तो पोजिशनल एवरेज है। मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियन आता है सेंटर में। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में कुछ मतलब कम है, ज्यादा है, या पता नहीं है क्या है, और लास्ट वाली में कुछ है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो मिड में आता है, और वो भी पोजीशन के हिसाब से आता है। तो मीडियन
बेस्ट मेजर है इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास, या ओपन एंड क्लास में मीडियन ही कैलकुलेट हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट कह रहा है कि सर ऑलवेज लाई इन बिटवीन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड मोड, कि सर ये जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन का रिलेशन है, मीन मोड मीडियन का रिलेशन है। तो सर देखिए हमेशा क्या होता है कि मीन होता है, ऐसा लिख देता हूं मैं कि मीन होता है, ठीक है, मीडियन होता है और मोड होता है, ठीक है, मीन मीडियन मोड ऐसा होता है। तो मीन मीडियन मोड जो बोलते हैं उसका कोई लॉजिक है ना, मोड मीन मीडियन क्यों नहीं बोलते भाई, मोड मीन मीडियन क्यों नहीं बोलते, या मीडियन मीन मोड क्यों नहीं बोलते? अपने तो क्या जबान पे चढ़ गया कि सर ऐसे ही, हम तो शुरू से ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मीन मीडियन मोड जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है कि जो मीडियन होता है वो हमेशा मीन और मोड के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑलवेज लाई इन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मोड। सर अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में क्या आता है? तो सर मीडियन आता है, अर्थमेटिक मीडियन और मोड, समझ गए? तो दैट्स वाई हम मीन मीडियन मोड बोलते हैं, समझ गए? कई बार क्या होता है कोई चीज हमारे सामने होती है पर हमने उसको उस नजरिए से देखा ही नहीं होता है, राइट। चलिए, अरे तुक्का भी मारो तो इसे सोच के मारना कि हाँ मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन और मोड बीच में कौन है? मीडियन, तो मीडियन लगा दो क्योंकि यही पूछा है कि बिटवीन, बीच में कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मीडियन डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू पार्ट्स, कि सर मीडियन जो है वो सारी वैल्यूज को कितने हिस्सों में बांटता है। तो जब मैंने आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि देखिए सर मीडियन जो होता है ना वो 2 हिस्सों में बांटता है, ये है मीडियन, ठीक है। क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं Q1, Q2 और Q3। वैल्यू 3 निकाली है पर इससे कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए सर बोले ऑक्टाइल, तो ऑक्टाइल 8 हिस्सों में बांटता है। हम O1 से लेके O7 तक निकालते हैं, तो जब 7 तक निकालेंगे तो 8 हिस्से हो जाएंगे। ऐसे सर जो परसेंटाइल होता है वो 100 हिस्सों में बांटता है, तो हम P1 से लेके P99 निकालते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास 100 पार्ट्स हो जाते हैं, राइट। यस, तो हमें पूछा मीडियन कितने हिस्से में बांटता है? सर मीडियन 2 हिस्से में बांटता है, तो मीडियन जो डिवाइड करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। इन ओजाई ऑप्सिका कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट n/2 इज, ठीक है। अब ये सर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पहला चैप्टर हमारा है वो पढ़ा है, या ग्राफिकल जो चीजें हिस्टोग्राम, ये ग्राम सारा वो सब बार डायग्राम सब पढ़े हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब सर हमने तो नहीं पढ़े, हम तो सब स्टूडेंट के लेके चल रहे हैं, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ईजी है, पर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बेटा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। n/2, जब हम m कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो हम क्या करते हैं? n/2, ठीक है, नंबर बाय 2, और इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2, राइट। तो n/2 से आप पकड़ सकते हैं कि अगर n/2 है तो क्वार्टाइल में तो सही n/4 होना चाहिए था। फर्स्ट क्वार्टाइल में तो क्या होता है? n/4। थर्ड क्वार्टाइल में क्या होता है? 3n/4। और मीडियन में क्या होता है? n/2। और इससे तो हो कुछ नहीं। अब आपको बोला है कि सर बताइए कि इस कोरेस्पॉन्डिंग में क्या आंसर होगा, तो n/2 में क्या आता है? मीडियन। भाई ऐसे पकड़ लो ना, स्मार्ट वर्क तो यही है, ऐसा थोड़ी है कि सर ये सर और ये तो हमने पढ़ा ही नहीं और हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, n/2 बोला, मीडियन है n/2, राइट। चलिए लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वार्टाइल इज आल्सो नोन। अब ये चीज है ना, हो सकता है कि ऐसा का ऐसा एमसीक्यू ना आए, पर ये जो लॉजिक है ये आपको कई जगह काम आ सकता है कि सेकंड क्वार्टाइल। देखिए सर क्या होता है, अभी इसी पॉइंट से देखिए आप, ये जो वैल्यू है मीडियन, ये सीरीज को 2 हिस्सों में बांट रही है। 2 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या हुआ सर? सर 50% हिस्सा यहाँ और 50% हिस्सा यहाँ, यस। ये जो क्वार्टाइल है ये सीरीज को 4 हिस्सों में बांट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सर 25% यहाँ, 25% ये, 25% ये हिस्सा और 25% ये हिस्सा। तो अगर मैं इसमें Q1 की बात करूं तो वो 25% कवर करता है, Q2 की बात करूं तो वो 50% कवर करता है, Q3 की बात करूं तो वो 75% कवर करता है। तो सर Q2 कितना कवर कर रहा है? 50%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मीडियन भी 50% कवर करती है और Q2 भी 50% कवर करता है, इसलिए दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल। इसी तरीके से सर O1, O2, O3, O4 8 हिस्से हैं, तो ये 12.5% कवर करते हैं, हर एक हिस्सा 12.5% कवर करता है। तो अगर मैं बात करूं O4 तो 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, O4 कवर कितना करेगा सर? 50%। तो इसका मतलब O4 है वो M और Q2 के बराबर होगा। सिमिलरली सर मैं यहाँ पे चला जाऊं तो P50 की बात कर सकता हूँ,
तो P50 भी 50% हिस्सा कवर करता है, तो वो भी इक्वल होगा। इसी तरीके से D5 डेसाइल 5, ठीक है, डेसाइल 10 हिस्सों में बांटता है और D1 से लेके D9 तक कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो D5 है वो भी तो 5 हिस्सों में बांटता है, सॉरी 50% कवर करता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि M इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू O4 इक्वल्स टू P50 इक्वल्स टू D5, सब एक ही होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला है कि सर जो सेकंड क्वार्टाइल है वो किसके बराबर होता है, तो सेकंड क्वार्टाइल मतलब Q2 और बराबर होता है किसके, मीडियन के, राइट। चलिए, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल का लिंक आपके सामने है, व्हाट्सएप का लिंक आपके सामने है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको आप ऐड करवा दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।